Good morning, students. So, better today we are going to revise the chapter formation of company. So, there are different forms of business organization, out of which joint stock company is one. So, in case people want to start a joint stock company, there are legal, it is the formation of a company is not a simple task. It is quite complicated, quite complex. It entails lot of legal formalities. So one should be aware of how to form a joint stock company. Firstly, you will have to decide whether you want to set up a private company or a public company. Right. So in case you are going to start with a private company, there are two stages in the formation of a private limited company. One, promotion, and another is incorporation. But in case you want to start a public company is the one where you subscribe capital from the public. It is not the one which is in public sector. It is the one where you subscribe capital. You get your capital from the public. Right? So in that case, one more stage is added, which is capital subscription. So in this chapter, we are going to study all the important stages in the formation of a company. ठीक है? So पहली स्टेज मैंने बता ही दिया, प्रमोशन है. प्रमोशन का मतलब conceiving of an idea, conceiving of an opportunity. एक आइडिया सोचना आपने कौन सी कंपनी खोलनी है. ठीक है, लेटर से आपको एक कोई आपको लैंड इनहेरिट कर लिया आपने इंडस्ट्रियल एरिया में, आपके कोई दादाजी थे वो आपके नाम पे लैंड कर गए एक. ठीक है, वो इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ता है. सो यू थिंक कि चलो ऐसा है कि मेरे को लैंड तो मिल गया है, मैं यहाँ पर एक कंपनी सेटअप कर लेता हूँ. तो आपको सोचना पड़ेगा बेटे कि आपको कौन सी कंपनी को, क्या वहां पे आपको प्रोडक्शन करनी है या आपको ट्रेडिंग करनी है, कौन सी कंपनी आपको वहां पे सेटअप करनी है. तो यू विल हैव टू थिंक ऑफ एन आइडिया एंड you have to take all the necessary steps for the execution of that idea. उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस आइडिया को प्रैक्टिकल शेप देने के लिए आपको सारे नेसेसरी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे. तो प्रमोटर एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, इट कुड बी अ ग्रुप ऑफ पर्संस, और इवन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी मे बी थिंकिंग ऑफ सेटिंग अप अ न्यू कंपनी, सो दैट वुड बी द प्रमोटर. सो जो भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन या कंपनी किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए प्रोसीड करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है. सो प्रमोटर क्या करता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्रमोटर. नंबर वन फंक्शन प्रमोटर का यही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. He has to conceive of an idea. अभी क्या बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लैंड ले लिया है, यहाँ पर क्या काम शुरू करना है, तो एक आइडिया, एक अपॉर्चुनिटी आपको सोचनी पड़ेगी. आइडिया कुड बी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, और it could be of providing a new service, or same product you want to make available to the people but through different route. ठीक है. सो आपको आइडिया एक अब जोमेटो है, ओला है, उबर है, ये सब, इवन जूम जिस पे हम पढ़ रहे हैं, ये सब नए आइडियाज से कंपनी क्रिएट हुई है. ठीक है. तो जिस पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस या एग्जिस्टिंग कंपनी ने सोचा होगा कि चलो हम ऐसा एक ऐप बनाते हैं जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पॉसिबल हो पाएगी, वो उसको प्रमोटर माना जाएगा. ठीक है. अब आपने एक आइडिया सोच लिया, अब आपको देखना पड़ेगा बेटा हर आइडिया फीजिबल नहीं होता. ठीक है. क्या वो आइडिया फीजिबल है जो आपने अपॉर्चुनिटी सोची है, इज इट फीजिबल और नॉट. यू हैव टू एनालाइज इट. ठीक है. फॉर दैट यू हैव टू कंडक्ट फीजिबिलिटी स्टडीज. आपको फीजिबिलिटी देखनी पड़ेगी आइडिया की
क्या ये आइडिया फीजिबल यानी कि प्रैक्टिकल है कि नहीं है। फीजिबिलिटी आपको 3 तरह की बेटे फीजिबिलिटी स्टडीज कंडक्ट करनी पड़ती हैं। फिजिबिलिटी कंडक्ट करने स्टडीज कंडक्ट करने का मतलब यू हैव टू सी वेदर द आइडिया इज टेक्निकली फीजिबल और नॉट, whether it is economically feasible or not, whether it is financially feasible or not। ठीक है, टेक्निकली फीजिबल एक आइडिया बेटे तभी टेक्निकली फीजिबल होगा अगर उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी या रॉ मटेरियल चाहिए है वो इजीली अवेलेबल है। अगर रॉ मटेरियल या टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल नहीं है तो उस केस में वो आइडिया टेक्निकली फीजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में एक ऐसा ऐप बनाना चाहते हो या बांग्लादेश में आप एक ऐसी कंपनी खोलना चाहते हो जहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पॉसिबल हो सके और वहां पर अगर नेटवर्क नहीं है वाईफाई, ठीक है, वहां पे 2G चल रहा है, अभी 3G 4G 5G कुछ नहीं आया है, तो वहां पर ऐसा ऐप फीजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी कंपनी सोच रहे हो जिसके लिए टेक्नोलॉजी भी आपको मिल जाएगी, रॉ मटेरियल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी ये टेक्निकली फीजिबल है, देन यू मूव अहेड एंड कंडक्ट फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। व्हाट इज फाइनेंशियल फीजिबिलिटी? बेटे whenever you form a company you would be requiring फाइनेंस, आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या जो आपको रिसोर्सेज की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है, वो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे? क्या आप इतने फंड्स अरेंज कर पाओगे या नहीं? अगर तो आप वो फंड्स अरेंज कर पाओगे, विच मीन्स योर आइडिया इज फाइनेंशियली feasible. On the other hand, if you are unable to arrange such huge funds, then आपको लगता है लोग आपको इतना ना आपको बैंक से पैसा मिलेगा ना ही लोग आपकी कंपनी के शेयर खरीदेंगे, आप कैपिटल नहीं इकट्ठी कर पाएंगे, तो उस केस में ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि ये फाइनेंशियली फीजिबल नहीं है। नेक्स्ट होती है बेटे इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल में क्या डिफरेंस है? फाइनेंशियल में हम देखते हैं कि फंड्स अवेलेबल है या नहीं। इकोनॉमिक में हम ये देखते हैं कि ये जो आइडिया हम सोच रहे हैं क्या ये हमारे को अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा कि नहीं। व्हाई यू स्टार्टिंग विद बिजनेस? योर मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। सो इन केस दिस आइडिया वुड फेल टू जनरेट प्रॉफिट्स फॉर यू, ठीक है, यहाँ बहुत कम प्रॉफिट्स आपको दे पाएगा, तो उस केस में why you need to set up this business? This is not economically feasible. Drop this idea immediately and go ahead, think of another new idea, right? So but अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपका आइडिया जो है it's going to give you huge profits, जैसे अब जोमेटो है, ओला है, देखो कितने प्रॉफिट में जा रही है, आईपीओ निकाल रहा है जोमेटो अपना, ठीक है, इट्स गोइंग टू गो पब्लिक। आईपीओ निकालने का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, अब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो रही है, ये लोगों से फंड्स जनरेट कर रही है, उन फंड्स को ये आगे उसकी एक्सपेंशन में लगाएंगे। सो आइडिया इफ यू फील इट इज इकोनॉमिकली फीजिबल, टेक्निकली फीजिबल, फाइनेंशियली फीजिबल, देन गो अहेड, ठीक है, take all the necessary steps, all the legal formalities and give it a go. So you have conducted feasibility studies, you are going to move ahead with the idea, everything you feel is fine, so you have to think of a name. आपने अपने बिजनेस को क्या नाम देना है, किस नाम से आप उसको पुकारना चाहेंगे, बुलाना चाहेंगे, रजिस्टर करवाना चाहेंगे, आपको एक नाम सोचना पड़ेगा और सिर्फ आपके सोचने से वो फाइनल नहीं हो जाएगा, यू हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड। कहां से रजिस्टर करवाना होता है? रेज योर हैंड। आपने अपना नाम अप्रूव करवाना है, सॉरी, कैन एनीवन टेल मी फ्रॉम वेयर डू वी गेट, फ्रॉम वेयर डू द प्रमोटर गेट द नेम ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड? No one? Okay, yes.
Good, Vinayak. You have to get it approved from the registrar of the companies, right? How will registrar approve the name? ऐसा नहीं है आपने कोई भी नाम सोचा, आपने कहा हमें स्कूल खोलना है, मैं स्वामी संदास से पढ़ा हुआ, मैं स्वामी संदास के नाम से ही कंपनी खोल लेता हूँ, नहीं, वो नाम अप्रूव नहीं होगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेम है उस नेम की आप कंपनी सेटअप नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप बोलो मैम इतनी हजारों करोड़ों कंपनीज हैं, हमें क्या मालूम इस नाम की एग्जिस्ट कर भी रही है नहीं, तभी आपको बेटे अप्रूवल रजिस्ट्रार से करवाना पड़ेगा। और आपको नाम अप्रूव हो जाए या कई बार नहीं भी अप्रूव होता, तो इसीलिए पहले ही आपको 3 नाम सोचने पड़ेंगे। आपको एक फॉर्म मिलता है, ठीक है, फॉर्म जिसको कहते हैं INC1, वो आपको रजिस्ट्रार से लेना पड़ेगा। उसमें जितने भी पर्टिकुलर्स हैं वो फिल करने पड़ेंगे। वहां पे प्रपोज्ड नेम इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस 3 कॉलम बने होंगे, आपने वो तीनों कॉलम पे जो भी नाम आप अपनी कंपनी का प्रपोज कर रहे हो वो लिखना पड़ेगा। अगर आपका पहला नाम अप्रूव हो गया, वेल एंड गुड। नहीं हुआ, अगर रजिस्ट्रार को लगा ये आपके ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं जाता है या मिसलीडिंग है या इस नाम की कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है, किसी भी तरह की उसको प्रॉब्लम लगी, वो सेकंड नाम देख लेगा। अगर सेकंड नाम भी उसको ठीक नहीं लगा तो थर्ड नेम जो है वो आपका अप्रूव करेगा, ठीक है? सो यू हैव टू गेट योर नेम अप्रूव्ड बिफोर गोइंग अहेड विद द अदर स्टेप्स। फिर नाम अप्रूव हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, यू विल फिक्स अप सिग्नेटरीज टू MOA, क्योंकि ये रिवीजन चल रही है और आपको पता ही है अब MOA क्या होता है। MOA is an important document, ठीक है, which is required for the incorporation of a company। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में काफी ज्यादा क्लॉजेस होते हैं। एक क्लॉज होता है एसोसिएशन क्लॉज, जिसमें जो लोग कंपनी के क्वालिफाइंग शेयर, बेटे अगर आपको कंपनी का मेंबर बनना है तो आपको उसके कुछ शेयर लेने पड़ेंगे। कितने शेयर, ये डिपेंड करता है प्रमोटर के ऊपर, वो कितने फिक्स करता है, ठीक है? सपोज करो प्रमोटर्स ने कहा भी आपको 200 शेयर लेने पड़ेंगे कंपनी के, तभी आप इसके मेंबर बन सकते हो। तो आपको कंपनी के 200 शेयर जो हैं, जो कि क्वालिफाइंग शेयर है, वो लेने पड़ेंगे। लेकिन अभी तो कंपनी एग्जिस्टेंस में आई नहीं, तो आपको एक अंडरटेकिंग टाइप देनी पड़ेगी। आपको ये लिखना पड़ेगा कि वी आर रेडी टू बाय सो एंड सो शेयर्स ऑफ दी कंपनी, क्वालिफाइंग शेयर हम लेने को तैयार हैं, ठीक है? तो जो लोग ये लिखने को तैयार हैं या जो लोग कंपनी के क्वालिफाइंग शेयर लेने को तैयार हैं, उनको हम कहते हैं सिग्नेटरीज टू MOA, ठीक है? तो आपको देखना पड़ेगा कौन पर्सन्स जो हैं वो कंपनी के क्वालिफाइंग शेयर्स लेने को तैयार हैं, यानी कंपनी के डायरेक्टर बनने को तैयार हैं, ठीक है? सो उनको आपको फिक्सअप करना पड़ेगा। अब आपने लेटर से 3 मेंबर्स चूज कर लिए जो कि कंपनी के डायरेक्टर बनने को तैयार हैं, कंपनी के क्वालिफाइंग शेयर्स लेने को तैयार हैं। तो अब आपका समझ लो आधा काम हो गया। नाउ as I told you, to form a company is not an easy job. It requires lots and lots of efforts, right? So what you will do, you will appoint certain professionals। हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो कहता है कि आपको कंपनी फॉर्म करनी है, आपके पास बैंकर होना चाहिए, आपके पास ऑडिटर होना चाहिए, ठीक है, आपके पास ब्रोकर्स होने चाहिए। तो आपको इन लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि ये कंपनी की प्रमोशन में आपको हेल्प कर सकें, ठीक है? सो दिस इज योर नेक्स्ट टास्क, you have to appoint the professionals like auditors, like banker, ठीक है? तो उसके बाद बेटे नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, इसीलिए आपने प्रोफेशनल्स को हायर किया है। ये जो प्रोफेशनल्स हैं आपको कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिसके बिना कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हो सकती, तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं आपको ये कंपनी के
डॉक्यूमेंट्स बनाने में आपको हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे। What are these documents? First main document, Memorandum of Association. It contains the objectives for which the company is formed. ठीक है, so memorandum में different clauses होते हैं। पहला clause है name clause, आपने नाम अप्रूव करवा लिया हुआ है, तो जिस नाम से आपकी कंपनी जानी चाहेगी वो आप इसमें दे दीजिए। Then is registered office clause, हो सकता है अभी आपने लैंड नहीं लिया, but one thing is clear in your mind, आपने कौन सी स्टेट में कंपनी खोलनी है, आपको ये नहीं पता आपको कहाँ पे जगह मिलती है, आपने जलंधर में खोलनी, लुधियाना में खोलनी है, आपने सोचा हुआ जहां पे अच्छा आपको ठीक लैंड मिल गया आप वहां पे अपना ऑफिस खोल लेंगे, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे आपने ऑब्वियसली नहीं डिसाइड किया, लेकिन ये तो डिसाइड कर लिया ना पंजाब में खोलनी है, तो आप अभी के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में जिस सॉरी स्टेट में आपने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सेटअप करना है, आप उस स्टेट का नाम दे दीजिए। उसके बाद लेटर स्टेजेस में जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो विद इन 30 डेज आप रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमारा ये एड्रेस है रजिस्टर्ड ऑफिस का, तब आपको स्पेसिफिक एड्रेस देना पड़ेगा। अभी के लिए नेम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में लिख दीजिए, चलेगा। Thereafter बेटे objects clause is there. Object clause, it contains the objective for which the company is formed. कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। अब कंपनी ऑब्वियसली आपने सोचा है कि आपने कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बनाना है या आपने कोई होम डिलीवरी का ऐप जैसे कि जोमेटो एंड स्विगी है वो बनाना है, तो उसका ऑब्जेक्टिव आपको मेंशन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव लिखने का मतलब मकसद ये होता है कि कल को ये कंपनी आपने सेटअप किया होम डिलीवरी ऐप, आप उसको स्विच कर रहे हो कहीं और, आप उसमें अपने अपने फूड प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी, दैट इज रॉन्ग। यू कैन डू ओनली दैट एक्टिविटी विच इज स्पेसिफाइड इन MOA, ठीक है। ओनली दैट एक्टिविटी विच इज एसेंशियल फॉर द अटेनमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव और which is incidental to the attainment of the objective as mentioned in MOA. Other than that, आप कोई भी एक्ट अगर ऐसा करते हो जो कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में से रिलेट नहीं करता तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटे लायबिलिटी क्लॉज है, इसमें लिखा होगा कि जो मेंबर, आपको पता ही है कंपनी में मेंबर की जो लायबिलिटी है दैट इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेंशन्ड होगा कि शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है दैट इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर, राइट। नेक्स्ट क्लॉज होता है बेटे कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में हर कंपनी की देखो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी कैपिटल होती है। सबसे पहले कंपनी डिसाइड करती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है कि वो टोटल कितनी कैपिटल लोगों से सब्सक्राइब कर सकती है। सपोजिंग उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो 300 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल लिखी जाएगी इस क्लॉज में। फिर उसको उसने कैसे डिवाइड करना है, यानी किस तरह से इसको रेज करना है, कितने लेटर से वो कहता है मैं भी 30 करोड़ शेयर इशू करूंगा और हर शेयर का प्राइस 10 रुपए होगा, ठीक है। यानी अगर आप 100 शेयर लेते हो कंपनी के तो आप 1000 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसकी कैपिटल में। सो वैल्यू ऑफ ईच शेयर दैट इज द प्राइस ऑफ ईच शेयर along with the number of shares the company wants to issue to the public has to be mentioned, ठीक है, in this clause। कल को कंपनी कहती है मैंने एक्सपैंड करना है तो मैं ना 500 करोड़ रुपए रेज कर लेती हूँ फंड से, वो नहीं कर पाएगी। This clause limits the capital to be raised from the public, ठीक है। उसके बाद बेटे ये सारे क्लॉजेस जब MOA में आ गए, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज
एंड वन इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, नीचे इसको साइन करना पड़ेगा। इस एमओए का जो डॉक्यूमेंट है इट हैज टू बी साइंड। हु विल साइन दीज? those promoters who agree to buy the qualifying shares of the company, those who are ready to be the director of the company. But in case of private limited company, minimum 2 signatories should be there. In case of public limited company, at least 7 signatories should be there. मतलब कम से कम 7 लोग होने चाहिए जो कि कंपनी के क्वालिफाइंग शेयर लेने को तैयार हैं और वो शेयर लेने के बाद वो कंपनी के डायरेक्टर बनने को तैयार हैं। ठीक है, ये हो गया बेटे एमओए। अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दैट इज AOA। तो AOA बेटे इट कंटेन्स द रूल्स फॉर विच the company is rules regarding the internal management of the company। ठीक है, हर कंपनी की मैनेजमेंट होती है बेटे, मैनेजमेंट के ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। तो अगर वो रूल्स एक रिटन फॉर्म में हो तो कल को कोई डिस्प्यूट के चांसेस नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये कंपलसरी किया गया है कंपनीज एक्ट की तरफ से। एवरी कंपनी शुड हैव एन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आप चाहो तो अपना बना सकते हो, अगर आप अपना नहीं बनाना चाहते हो तो कंपनीज एक्ट 2013 में ये डिफरेंट टेबल्स हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कंपनी फॉर्म कर रहे हो। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड करते हो तो टेबल F होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर ऑडिटर विल गाइड यू रिगार्डिंग, आपको आपकी कंपनी की टाइप के अकॉर्डिंग आपको गाइड कर देगा कि आपको कौन सा टेबल जो है वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। टेबल का, इस टेबल का मतलब क्या है? इट कंटेन्स द रेडीमेड रूल्स विच वुड बी एप्लीकेबल टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। राइट, उसके बाद बेटे क्या करना है हमने? वी हैव टू टेक कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये किस में आ रहे हैं? प्रेपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो कि प्रमोटर प्रिपेयर करवा रहा है। पहले उसने एमओए प्रिपेयर कराया, फिर एओए प्रिपेयर करवाया। अब जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट उसको चाहिए वो है कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर। ये जो डायरेक्टर बनने, क्योंकि कंपनी एग्जिस्टेंस में आई नहीं तो डायरेक्टर कोई नहीं है, प्रपोज्ड डायरेक्टर है। सो दोज पर्सन्स हु आर अग्रीइंग टू एक्ट इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर्स and they are agreeing to, they are undertaking to buy the qualifying shares as mentioned in AOA, they उनकी तरफ से हमें एक कंसेंट लेना पड़ेगा, एक रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने अपनी मर्जी से एमओए साइन किया है और मैं कंपनी के इतने शेयर लेने को तैयार हूं। ये कंसेंट हमें एक डॉक्यूमेंट है जो हमें चाहिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो चाहिए दैट इज अग्रीमेंट। अग्रीमेंट, अगर कंपनी ने किसी भी एक पर्सन के साथ अग्रीमेंट एंटर किया है, अग्रीमेंट ये है कि भी हम कल को जब ये कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी तो हम तेरे को इसका मैनेजिंग डायरेक्टर बना देंगे, ठीक है, या मैनेजर बना देंगे। तो ये अग्रीमेंट जो है ये भी हमें एक डॉक्यूमेंट है जो हमें रिक्वायर्ड होगा उस टाइम पे। उसके बाद बेटे एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रॉड्स भी होते हैं तो इसीलिए कंपनी से ही एक डिक्लेरेशन, लीगल डिक्लेरेशन स्टैम्प पेपर के ऊपर डिक्लेयर करवा देंगे कि जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए चाहिए थी वो हमने कर ली है, कंपाइल कर ली है। वी आर कंप्लाइंग विद द कंपनीज एक्ट, वी आर फॉलोइंग ऑल द लीगल प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, वी आर कंप्लाइंग विद ऑल दी फॉर्मेलिटीज। सो ये जो स्टेटमेंट है बेटे, ये जो डिक्लेरेशन है इसको कौन साइन करेगा? अब अगर आप फ्रॉड हो तो आपके साइन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हमें तो ये डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, हमने ये देखना है कि सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल्ड हैं। लेटर से आपसे नहीं फुलफिल हुई तो आप तो झूठ मूठ भी लिख के साइन कर दोगे। तो इसीलिए थर्ड पार्टी का इसको साइन करना जरूरी है।
वो थर्ड पार्टी कौन हो सकती है? इट कुड बी एन एडवोकेट, इट कुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए, इट कुड बी कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, इट कुड बी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, जो कि कंपनी की फॉर्मेशन में इंगेज्ड है। ठीक है, आपने कोई जो भी सीए हायर किया है, अपॉइंट किया है, उसके साइन होने चाहिए, या कोई एडवोकेट हायर किया है उसके साइन होने चाहिए। अगर आप इन सबसे साइन नहीं कराना चाहते तो जो पर्सन आपकी कंपनी का डायरेक्टर बनने को तैयार है, ठीक है, उससे आप साइन करवा लीजिए, या कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या सेक्रेटरी बनने को तैयार है, इट शुड बी साइंड बाय दैट। एक पर्सन की हमके जिम्मेवारी है ये उस पर्सन की। ओके, लास्ट, you have collected all the documents, prepared all the documents. Now you have to start with the process of registration or incorporation of the company. For that you have to pay the fees. So you go to the registrar office, you take the necessary, application form, and along with that you fill it up. And when you fill up the application form, when you are going to submit it, then the office over there or the office staff over there will ask for certain amount of fees. बेटे कोई भी चीज को जब हम रजिस्टर करवाते हैं तो आपको फीस देनी पड़ती है। जैसे आप अपनी व्हीकल की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आरसी लेते हैं, तो आपको फीस देनी पड़ती है। इसी तरह कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए भी आपको फीस देनी पड़ेगी। तो जब आपने फीस दे दी, आपको एक उसकी रिसीट मिलेगी, वो भी आप उन डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर देंगे। ठीक है, सो दीज आर दी necessary documents which are required, got it, to incorporate a company. उसके बाद बेटे पोजीशन ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर की पोजीशन क्या है, किस कैपेसिटी में वो काम कर रहे हैं? सबसे पहले प्रमोटर्स, दे आर नाइदर द एजेंट्स नॉर द ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी, ठीक है। सेकेंडली, दे enjoy a fiduciary position with the company which they must not misuse. Thirdly, they are not legally entitled to claim the expenses incurred in the promotion of the company. ठीक है, okay. Another thing बेटे which I would like to tell you here is कि आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो केस स्टडी बेस्ड आएंगे। ठीक है, तो केस स्टडी में क्या होगा, द क्वेश्चन वुड बी लॉन्ग इनफ, लेकिन आंसर उसका, लेट अस सपोज ये पैराग्राफ है, ठीक है, मैंने ये पैराग्राफ डाल दिया, उसके बेस्ड मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द आर प्रमोटर्स लीगली एंटाइटल्ड टू क्लेम द एक्सपेंसेस, प्रमोटर्स आर रिलेटेड टू व्हिच फॉर्म ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, तो उनको बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। सो यू विल बी गिवन केस स्टडीज एंड from that case studies you will be asked certain questions, तो वो आपको questions का आंसर आपको केस स्टडी में से ही मिल जाता है, या वो कंसेप्चुअल होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो डिसाइड करके लिखना होता है। ठीक है, तो केस स्टडी की चाहे प्रैक्टिस क्लास में नहीं हुई है, एक तो मैंने क्वेश्चंस आपको टेस्ट में डाले होंगे, तो आप बुक्स में केस स्टडीज आपको गिवन होती हैं, बैक एक्सरसाइजेस में भी गिवन होती हैं सब, तो यू गो थ्रू दैट एंड यू विल कम टू नो। ठीक है, सो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस विल आल्सो बी देयर। तो वहां पे अगर वर्ड लिमिट ऐसा नहीं है, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वन पूछा है तो आपने वर्ड वहां उसको इलेबोरेट करना ही है, अगर व्हाट पूछा है तो व्हाट का आंसर 1 वर्ड या 1 लाइन में भी आ सकता है। ठीक है, यस, केस स्टडीज विल बी देयर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चे, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क?